गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं डिस्कोर्सिस 3 जो हम पढ़ रहे थे। आज सिर्फ 1.5 पेज बाकी है इस री एजुकेशन ऑफ थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का, तो वो आज ख़त्म कर देंगे और बाद में शायद थोड़ा समय बचेगा तो किसी को प्रश्न हो तो बाद में ले सकेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना है नहीं आज। और दूसरी बात ये है कि नेक्स्ट वीक में हम मिल नहीं पाएंगे क्योंकि शिविर है, तो शिविर में जाना है। तो 2 तारीख को 2 नवंबर को ये हम ऑनलाइन मीटिंग में नहीं मिलेंगे, उसके बाद में 9 तारीख को फिर से मिलेंगे। ठीक है। अब लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था पेज नंबर 10 के ऊपर, डिस्कोर्सिस 3 का हम पेज नंबर 10 के ऊपर हैं। तो लास्ट में हमने देखा था ड्रिफ्ट का कारण। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम इतना तो जब हम विचारों को देखते हैं तो इतना पता चलता है कि भाई ड्रिफ्ट होता है, दिमाग भागता है इधर से उधर एक विषय से दूसरे विषय के ऊपर। पर क्यों भागता है उसका कारण उन्होंने जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लास्ट पैराग्राफ के अंदर, इसमें बताया था कि इट इज क्लियर दैट एज द सीरीज ऑफ इनकमिंग इम्पल्सेस कीप चेंजिंग सो वुड द होल प्रोसेस चेंज अकॉर्डिंगली। तो इसका मेन कारण ये है कि इनकमिंग इम्पल्स ही चेंज होते रहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो इनकमिंग इम्पल्स आया उसका ही सब्जेक्ट लेकर हम विचारते हैं। तो अगर मानो कि कोई चीज़ का हम विचार कर रहे हैं, ये शिविर के बारे में विचार कर रहे हैं, तो उसका इनकमिंग इम्पल्स आ रहा है, बाद में कुछ और चीज़ याद आ गई तो उसका इम्पल्सिस आना चालू हो जाएगा। तो इम्पल्सिस चेंज हो गया तो सब्जेक्ट चेंज हो गया। तो इस तरह जो है वो इम्पल्सिस चेंज होने के कारण हमारा ड्रिफ्ट होता है। तो 2 चीज़ करनी है, एक तो ड्रिफ्ट वॉचिंग भी करना है, और ड्रिफ्ट के लिए जो हमने सब्जेक्ट को चुना है, क्योंकि जब हम ड्रिफ्ट वॉचिंग करते हैं तो एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है ना, कि इस विषय के ऊपर मैं टिका रहूँगा और उसके बाद में जो विचार आते हैं वो देखता रहूँगा। तो ये ड्रिफ्ट वॉचिंग के अंदर हमने जो सब्जेक्ट चुना है उसके ऊपर हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं, ये चीज़ हमें करनी है। तब पता चलेगा कि इम्पल्सिस कैसे घुस आता है और हमारा सब्जेक्ट जो है, हाथ में जो सब्जेक्ट है उसके अलावा दूसरा ही सब्जेक्ट के बारे में सोचना चालू हो जाता है। तो ये मेन कारण देखा था हमने। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद का पैराग्राफ। बोथ साइंस एंड शास्त्र से दैट ऑल क्रिएशन इज ओनली एनर्जी एंड चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट टू से सो इज वेग। इट इज लाइक saying that all creation is color, but we know that color has 3 basic ingredients in its structure, that is red, yellow, blue, and by a myriad combinations and permutation we see all possible variety of color in nature and also in all that is created by man. तो अब ये थोड़ी और बात करते हैं कि भाई ये सब जो सर्जन हुआ है, तो सर्जन के पीछे कौन सी एनर्जी काम कर रही है। तो साइंस और शास्त्र दोनों कहते हैं कि इसके पीछे कुछ एनर्जी काम कर रही है, और वो एनर्जी जो है वो इसका फॉर्म जो है वो बदलती रहती है, इसलिए अलग अलग फॉर्म बनते हैं। जैसे कि पानी होता है, तो पानी का जो तत्व है, अब पानी को जब हम उबालते हैं तब पानी में से वो भाप बन जाता है, या फिर पानी को हम जमा देते हैं तो वो बर्फ बन जाता है, आइस बन जाता है। तो है तो एक ही चीज़, पर फॉर्म बदल गया। पानी को उबाला तो वो भाप बन गया, और पानी को जमा दिया तो फिर वो बर्फ बन गया। तो इसी तरह पानी को एनर्जी के रूप में लेते हैं
तो वो एनर्जी का कुछ इसमें ये किया तो उसका फॉर्म जो है वो चेंज होता रहा। पर तावड़े जी यहाँ कहते हैं कि ये इतना जो ये बात है वो इतनी स्पष्ट नहीं है, ये वेग आइडिया है। तो इतना कहना काफ़ी नहीं, उसको और गहराई से समझना चाहिए। क्योंकि जैसे कि ये एग्जांपल देते हैं कि भाई हम हजारों लाखों चीज़ें देखते हैं और हर एक का अलग अलग कलर होता है। तो बेसिक तो तीन ही कलर है, येलो, रेड, येलो एंड ब्लू। और ये तीन कलर जो है उसके कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन से, उसके संयोजन और उसके बदलाव के कारण तो अलग अलग हजारों प्रकार के कलर बन सकते हैं। तो ऐसे हजारों प्रकार के कलर हम प्रकृति में भी देखते हैं और मनुष्य जो बनाता है उसमें भी हम हजारों प्रकार के कलर को देख सकते हैं। तो ये इतना समझना जरूरी नहीं है कि खाली तीन चीज़ है, पर ये उसको किस तरह कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन बनता है उसके लिए उसका वो इम्पोर्टेंट है, तभी वो हजारों लाखों प्रकार के उसके शेड्स आ सकते हैं। बेसिकली वो आगे बात करेंगे। ये जो है वो बात है वो तीन जो क्वालिटी है सत्व रजस तमस, जिससे पूरा संसार या कहे कि ब्रह्मांड बना है। तो ये तीन प्रकार की एनर्जी है सत्व रजस तमस, उसके कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन से सारी चीज़ें बनती है। तो वो यहाँ आगे फिर बताते हैं। सो डज एनर्जी हैव थ्री बेसिक इंग्रेडिएंट्स, दैट इज थ्री टाइप्स of basic energies, and by a myriad combination and permutation we get all possible variety of structure in nature as well as all that is created by man। तो तीन प्रकार की बेसिक एनर्जी है और उसका कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के कारण हर चीज़ का स्ट्रक्चर बनता है। प्रकृति के अंदर जो है और हर एक चीज़ का स्ट्रक्चर तो होता ही है। स्ट्रक्चर मतलब मूलभूत ढांचा है इसका। तो खाली ऐसा नहीं है कि भाई स्ट्रक्चर हमारे अंदर ही है, हम जो मन के बारे में सोचते हैं तो स्ट्रक्चर शब्द का यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम, पर हर चीज़ का स्ट्रक्चर होता है और जिसका स्ट्रक्चर होता है तो उसका स्पेक्ट्रम भी हो सकता है। तो ये तीन जो है वो अलग अलग, ये तीन के अलग अलग जो कॉम्बिनेशन बनते हैं उसके कारण हजारों लाखों चीज़, जैसे कि मानो कि तीन की एनर्जी है सत्व रजस तमस। अब कोई चीज़ बनी जिसके अंदर सत्व ज़्यादा है, रजस कम है, तमस उससे भी कम है। अब इससे उल्टा कोई कॉम्बिनेशन बनेगा जिसमें रजस ज़्यादा है, सत्व कम है, तमस इससे भी कम है। तीसरा कुछ बनेगा जिसमें तमस सबसे ज़्यादा है, रजस कम है, सत्व कम है। इस तरह कॉम्बिनेशन हजारों लाखों टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि उसका जो जिसको हम रेशियो कहते हैं, तो ये रेशियो थोड़ा चेंज कर दो, एक फिगर चेंज कर दो तो एक बन गया, एक टाइप की चीज़ बन गई। उसके अंदर दूसरा थोड़ा का ये जो है इसका रेशियो वो थोड़ा बदल दो तो दूसरी चीज़ बन जाती है। तो इस तरह जो स्ट्रक्चर है उसका ये बेसिक तीन चीज़ों से बनता है और उसके साथ में ये कॉम्बिनेशन द्वारा हजारों चीज़ें बन सकती हैं। These three basic energies the Shastras call one Sattva, two Rajas, three Tamas. But in doing so they only express their quality and do not name the three energies. Now what can be done about them? These three basic energies are, अब उसके बारे में डिटेल में कह रहे हैं। तो तीन चीज़ जो है वो सत्व, रजस और तमस टाइप की जो एनर्जीज है, जिसको हम उसको क्वालिटी कह सकते हैं, क्योंकि ये सत्व रजस तमस में दो है, एक तो एट्रीब्यूट है और एक क्वालिटी है। तो इसको थ्री एनर्जीज कहते नहीं हैं हम, पर इसको हम क्वालिटी कहते हैं। इसके गुणधर्म क्या है, तो सत्व का गुणधर्म क्या है, रजस का और तमस तीनों का गुणधर्म अलग अलग है और वो नीचे अभी आगे बताते हैं कि ये तीनों के गुणधर्म क्या है। दिस थ्री बेसिक एनर्जीज आर सत्व क्वालिटी,
एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी sublimated and free from all lower properties of intellect, emotions and sex, non-inflammable, that is calm even if put in fire. तो पहली जो क्वालिटी है वो सत्व की क्वालिटी है और उसकी जो एनर्जी जो है वो एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी है। और ये सेंसिटिविटी की एनर्जी जब सबलाइम होती है, उसका उद्दीकरण होता है तो उसकी जो लोअर प्रॉपर्टीज है, उसके जो लोअर गुणधर्म है, गुण है, वो बदल जाते हैं तीन चीज़ों के, इंटेलेक्ट, इमोशन और सेक्स। ये तीनों के जो गुण हैं वो लोअर प्रॉपर्टीज है वो उसके बदल जाते हैं। कब? कि जब ये एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी सबलाइम होती है, उद्दीकरण उसका होता है। तो उससे क्या होता है कि ये नॉन इन्फ्लेमेबल हो जाती है, मतलब कि वो शांत हो जाती है, ज्वलनशील नहीं होती रहती है, शांत हो जाती है। और इतनी शांत होती है कि उसको फायर में, अग्नि में डालते हैं, अग्नि में डालेंगे तो भी वो शांति रहेगी। दूसरी जो है वो रजस क्वालिटी है, वो है एनर्जी ऑफ सेंसिटिवनेस। देखो ये दोनों है, ये नाम शब्द को याद रखना। एक है एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी और दूसरी है एनर्जी ऑफ सेंसिटिवनेस। तो रजस में एनर्जी ऑफ सेंसिटिवनेस है, ठीक है। ए टोटल मिक्सचर ऑफ लो इमोशंस एंड बेस सेक्स, हाईली इन्फ्लेमेबल, दैट इज एट द लीस्ट कोज वन इज रेड इन द फेस एंड सम हेस्टी रिएक्शन इज श्योर टू इरप्ट। तो ये दूसरी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ सेंसिटिवनेस की है। उसमें ये तीन जो हमारे ये है मिक्सचर है उसका, इमोशन और सेक्स का। तो इमोशन और सेक्स की जो उसको भी हम एनर्जी कह सकते हैं, इमोशन और सेक्स की एनर्जी है, उसका टोटल मिक्सचर होके ये सेंसिटिवनेस की एनर्जी बनती है। और ये हाईली इन्फ्लेमेबल है, एकदम ज्वलनशील है, मतलब तुरंत वो आग पकड़ लेती है, इस तरह की ये एनर्जी है। इसीलिए एक छोटा सा भी कारण होता है तो व्यक्ति एकदम गुस्से में आ जाती है, उसका चेहरा लाल हो जाता है और एकदम जल्दबाजी में वो रिएक्शन कर देता है और एक विस्फोट फिर हो जाता है। तो ये रजस की जो क्वालिटी है उसकी ये चीज़ होती है कि इसके अंदर एनर्जी बहुत पावरफुल होती है और वो इनफ्लेमेबल एनर्जी में। तीसरा है तमस क्वालिटी। तमस क्वालिटी में अब एनर्जी बिल्कुल अलग प्रकार की है, एनर्जी ऑफ इनर्शिया और ग्रेविटी। तो इनर्शिया मतलब निष्क्रियता। जब ये तमोगुण फैल जाता है हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम में तो एकदम व्यक्ति तमोगुणी मतलब एकदम निष्क्रिय हो जाता है। और ग्रेविटी मतलब एक भारेपन, एक खिंचाव कि अंदर हमारे अंदर मन के अंदर स्थिति बन जाती है। It is in no way linked to gravity of our earth, which is the tamasic energy of the earth residing at its core or center and keeps everything bound in their place, but it is individual and has solar plexus as the area where it is generated and reposes normally. तो ये ग्रेविटी की जो बात है, ये ग्रेविटी दो प्रकार की है। एक पृथ्वी की भी ग्रेविटी है कि जो ग्रेविटी का एक फोर्स होता है, जो बल होता है, और वो ग्रेविटी का फोर्स जो है वो उसके कोर में होता है। उसका जो सेंटर है पृथ्वी के अंदर एकदम नीचे अंदर के भाग में वहाँ होता है। और वो ग्रेविटी का फोर्स के कारण हर चीज़ जो है पृथ्वी के साथ चिपकी रहती है, वरना जो ग्रेविटेशन नहीं होता तो हर चीज़ हवा में उड़ जाती। तो
और एग्जैक्ट इसका ग्रेविटेशन होना चाहिए, ताकि चीज़ को अगर थोड़ा ऊपर उठना है तो उठ सके। जैसे एक वृक्ष है, तो वृक्ष उगता है तो धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ही है कि जितना वो उसके मूल जो है वो जमीन के साथ चिपक के रहे, पर बाकी जो विकास होना चाहिए तो वो विकास हो सके। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पृथ्वी का है। पर हमारी जो बात है वो इंडिविजुअल की बात में ये ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं है। हमारे अंदर एक और प्रकार का एक ग्रेविटेशनल जगह है, और वो है हमारा सोलर प्लेक्सस है। और सोलर प्लेक्सस के अंदर जो एरिया है वहाँ ये एनर्जी ऑफ इनर्शिया या ग्रेविटी की एनर्जी जन्म लेती है, और वहाँ उसका संग्रह भी होता है। तो हम जानते हैं कि भाई हमारे अंदर जो सारी की सारी नेगेटिविटी है, और तो नेगेटिविटी का सेंटर है वो सोलर प्लेक्सस है, मणिपुर चक्र है। तो ये हमारा एक हमको इंडिविजुअल को बांध के रखता है ये सोलर प्लेक्सिस, और इसलिए वो नेगेटिविटी वहाँ से जनरेट होती है और वहाँ संग्रह भी होती है। इट हैज़ ए टेंडेंसी ऑफ स्प्रेडिंग ओवर to the whole body and even degenerating the brain cells, and as if held by a giant magnetic force. Body and brain seems to be paralyzed and refuse to come out of this state. Normally creates brooding and memory drifts and discourages and correction to old ways of living and thinking. Here ओनली द एनर्जी ऑफ सेंसिटिवनेस कैन हेल्प। अब ये जो एनर्जी है वो जब जागती है, मतलब कि इनर्शिया आ जाता है या तमोगुण की एनर्जी शरीर बॉडी ब्रेन सिस्टम में फैल जाती है, तो वो इतनी खतरनाक रूप में फैलती है कि हमारे ब्रेन सेल्स जो होते हैं उसको भी वो नुकसान कर देती है। तो जैसे कि कोई व्यक्ति के अंदर ये तमो, वो व्यक्ति कुछ काम काज करना ही नहीं चाहता है, वो उठना भी नहीं चाहता है, पड़ा रहता है, इतना निष्क्रिय हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति के अंदर फिर ब्रेन सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं। जितना व्यक्ति आलसी हो जाता है, ये प्रमाद आलस जो है इसके कारण ये एनर्जी के कारण प्रमाद आलस हमारे अंदर पलकते हैं। तो जितना प्रमाद आलस बढ़ता है उतना हमारे ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है। और जो लोग साधना रेगुलरली नहीं कर पाते उसका कारण भी यही है कि इनके अंदर ये तमस की क्वालिटी ज़्यादा होती है। तो कुछ दिन साधना करते हैं, फिर आलसी हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर कुछ थोड़ा ये होता है तो फिर चालू हो जाते हैं। तो ये तमोगुण हमारे अंदर ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, उसका हमें खास ध्यान रखना है। और उसके बहुत सारे कारण होते हैं, आहार विहार से लेके साइकोलॉजी के सब कारण होते हैं। तो ये इसका इतना पुलिंग फोर्स होता है कि जैसे कि वो जायंट मैग्नेटिक फोर्स होता है ना, इस तरह का व्यक्ति के अंदर वो डेवलप होता है। और जैसे कि शरीर जो है वो पैरालाइज हो गया है, मतलब कि अब उठ ही नहीं सकते, क्योंकि उठने की कोई इच्छा ही नहीं होती है, उठ नहीं सकते, इस तरह की बॉडी ब्रेन हो जाते हैं। और इस दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये स्थिति में जब व्यक्ति आता है तो फिर उससे बाहर भी वो निकलना नहीं चाहता है, वो उसके अंदर ही पड़ा रहना चाहता है। ये सबसे बड़ा डेंजर है। चलो टेम्पररीली थोड़ी क्षण के लिए आ गया तो ठीक है, पर जब ये हावी हो जाता है और फैल जाता है और इसमें से व्यक्ति निकल नहीं पाती है तो बहुत बड़ा नुकसान व्यक्ति को होता है, उसके शरीर को, ब्रेन को नुकसान होता है। और ऐसी व्यक्ति के अंदर अभी वो पड़ा क्या करेगा, तो फिर ब्रूडिंग ही चालू हो जाएगा, उसके अंदर ब्रूडिंग और ड्रिफ्ट जो है वो चालू हो जाएंगे। तो दिमाग भटकता रहेगा, ये विचार आएगा, वो विचार आएगा, पुराने विचार करता रहेगा वो व्यक्ति पड़े। तो वो सब जो है वो स्थिति बहुत डेंजरस होती है, बहुत खराब होती है।
और उसमें व्यक्ति का बहुत पतन हो जाता है, बहुत नीचे गिर जाता है। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। और ऐसा होता है तब इतना वो डिस्करेजेस हो जाता है, निरुत्साही हो जाता है कि इस चीज़ को करेक्ट करना भी नहीं चाहता है, मतलब इसमें से बाहर निकलना भी नहीं चाहता है। ये पुरानी जो चीज़ है उसको पकड़ के रखता है। अब यहाँ एक चीज़ हम हेल्प ले सकते हैं और वो है एनर्जी ऑफ सेंसिटिवनेस। क्योंकि हमने देखा कि रजोगुण है, रजोगुण के अंदर फोर्स होता है और जो एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी जो है वो रजोगुण से होती है। तो हम इसको इस तरह भी तीनों को कह सकते हैं कि एक्टिव फोर्स, पैसिव फोर्स और न्यूट्रलाइजिंग फोर्स। तो रजस है वो एक्टिव फोर्स है, तमस है वो पैसिव फोर्स है और सत्व है वो न्यूट्रलाइजिंग फोर्स है। तो जब तमस ज़्यादा बढ़ जाता है, पैसिविटी बहुत आ जाती है, तो फिर यहाँ रजस की एक्टिव फोर्स की थोड़ी हमें मदद ले सकते हैं। थोड़ी योग की क्रिया करके, थोड़ा कुछ करके थोड़ी एनर्जी, ये सेंसिटिवनेस की एनर्जी थोड़ी जगाते हैं, तो फिर ये तमस निकल जाता है। अब फिर ध्यान में ये रखना है कि ये फिर सेंसिटिवनेस की एनर्जी में हम पड़े ना रहे, क्योंकि ये एनर्जी भी डेंजर है। हमें तो सत्व की एनर्जी के अंदर रहना है। तो फिर सेंसिटिवनेस की एनर्जी को भी छोड़ के फिर एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी तक हमें जाना है। We as evolving beings and so can improve our structure, though it is very very difficult, but it is possible, for otherwise the inherent design would not be implanted in each human being, and to make this inherent design meaningful, the Christ or Buddha nature would not be constantly pouring in each human brain in the silent area or the holy ground or sea area of the brain। तो हम जो है ये ब्रह्मांड में सिर्फ मनुष्य को ही भगवान ने ऐसा बनाया है कि जो एक इवॉल्विंग बीइंग है, मतलब कि जिसका विकास हो सकता है, जिसकी उत्क्रांति हो सकती है, ये वो जो आगे बढ़ सकता है। ना प्राणी के अंदर ये इवॉल्विंग की ये होती है, ना दूसरी कोई भी जो स्पीसीज है उसके अंदर, किसी के अंदर भी ये इवॉल्विंग बीइंग्स नहीं है। सिर्फ मनुष्य जाति ही है जो एक इवॉल्विंग बीइंग्स है। और उसका जो स्ट्रक्चर है उसको उस स्ट्रक्चर को हम इवॉल्व कर सकते हैं, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हालांकि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, फिर भी हम अपने स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं और बदल सकते हैं, इसीलिए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये संभावना ही नहीं होती कि जैसे जन्म लेते समय हमारा कोई स्ट्रक्चर बन गया और ऐसा ही पूरे जिंदगी ऐसे स्ट्रक्चर से जीना होता है, तो फिर विकास का कोई सवाल ही नहीं होता है। पर हम प्रयत्न करके, साधना करके इसी स्ट्रक्चर को हम बदल सकते हैं। और दूसरा एक कारण ये भी है कि हमारे अंदर जब हर व्यक्ति के बीइंग के अंदर एक इनहेरेंट डिज़ाइन भगवान ने बना के रखी है। तो ये इनहेरेंट डिज़ाइन है, मतलब कि जो विकास का हेतु है उसका, या जो उसका इवोल्यूशन किस तरह हो पाए, इसकी जो इनहेरेंट डिज़ाइन है वो उसके अंदर ऑलरेडी हर ह्यूमन बीइंग के अंदर इम्प्लांट की हुई है, उसके अंदर वो डाली हुई है। और उसके कारण ही व्यक्ति जो है वो विकास कर पाता है, नहीं तो फिर इस तरह का विकास हो नहीं सकता। और ये इनहेरेंट डिज़ाइन है, इसके लिए जो क्राइस्ट नेचर या बुद्धा नेचर कहते हैं, मतलब कि एक सात्विकता जो होती है या एक परमात्मा की शक्ति जो है वो हमारे ह्यूमन ब्रेन के अंदर हमेशा वो एक अंदर बरसती रहती है, हमेशा वो अंदर आती रहती है। और इसका जो एरिया है उसको साइलेंट एरिया कहते हैं, या होली ग्राउंड भी कहते हैं, या सी एरिया ब्रेन का कहते हैं। तो ये सी एरिया या होली ग्राउंड या साइलेंट एरिया है, हम जानते हैं कि वहाँ हमेशा चित्ती शक्ति का जो फ्लो है वो हमेशा वहाँ होता रहता है हर क्षण में। वो चित्ती शक्ति का फ्लो को ही हम क्राइस्ट और बुद्धा नेचर कहते हैं। तो वो वहाँ है,
क्योंकि ये इनहेरेंट डिज़ाइन हमारे अंदर बनाई हुई डाली हुई है, और ये डिज़ाइन के मुताबिक हम विकास कर सकते हैं। और फिर ये जो चित्ती शक्ति का प्रवाह जो है वो हमेशा वहाँ बहता है। तो हम जब साधना करके कोई व्यक्ति वो साइलेंट एरिया में जाती है तो वहाँ चित्ती शक्ति का वो अनुभव करती है। Improving structure expands spectrum and spectrums is possibilities of an individual. So one is able to perform more and better. तो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो जब अब एक्सपांड होता है, मतलब जब इसका विकास होता है, तो उसका जो स्पेक्ट्रम है वो भी चेंज हो जाता है, और उसकी जो संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम दोनों साथ साथ चलते हैं। और स्ट्रक्चर एक ये चीज़ है, सत्व रजस तमस जो है उसका जो कॉम्बिनेशन से बनता है वो स्ट्रक्चर है, और उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वो उसका स्पेक्ट्रम है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है कि ये जो हमारे अंदर इनकमिंग इम्पल्स आते हैं तो ये अपर लिमिट या लोअर लिमिट के अंदर ही आते हैं, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो एक फिक्स एरिया है जो स्पेक्ट्रम का होता है, और जो इनकमिंग इम्पल्स आने वाले हैं वो इसी तरह के आते हैं। मतलब कि स्ट्रक्चर का जो रेशियो है, तो स्ट्रक्चर का जिस तरह का रेशियो होगा इस तरह का उसका स्पेक्ट्रम है, और उसी स्पेक्ट्रम के मुताबिक ये इनकमिंग इम्पल्स आएंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति का ये स्ट्रक्चर है जो इतना इम्प्रूव्ड नहीं है, तो उसके अंदर जो इम्पल्सिस आएंगे वो एकदम लोअर की, जैसे कि बेसिक एनर्जी जो इमोशन और सेक्स की एनर्जी है उसके ही इम्पल्सिस उसके अंदर ज़्यादातर आते रहेंगे, और वो इमोशन और सेक्स के द्वारा ही जीता रहेगा। तो उसके अंदर जो सत्वगुण की एनर्जी वाले जो इम्पल्सिस है, इंटेलेक्चुअल टाइप के जो होते हैं, वो उसके अंदर आने की संभावना नहीं है, क्योंकि उसकी अपर लिमिट है वो ऐसी है कि उसके ऊपर के जो सत्वगुण के जो इम्पल्सिस है वो आ ही नहीं सकते हैं। इसी तरह एक कोई अच्छा इंसान है तो वो कभी भी खराब काम या गुनाह नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो स्पेक्ट्रम है, उसका जो लोअर पार्ट है वो लोअर पार्ट से नीचे जा नहीं सकता। तो उसके नीचे के प्रकार के जो इम्पल्सिस होते हैं, क्रिमिनल टाइप के इम्पल्सिस और दूसरे खराब प्रकार के इम्पल्सिस होते हैं, वो ऐसे व्यक्ति के अंदर आ ही नहीं सकेंगे उसके स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम जो है हमारा वो बहुत इम्पोर्टेंट है साधना के अंदर। और ये सिर्फ तावड़िया जी की सिस्टम में ही ये चीज़ उन्होंने बहुत क्लियरली बताई है, और साधना जो हम करते हैं वो इसके लिए करते हैं, ये चीज़ उन्होंने ही बताई है। बाकी कोई खास जगह पर इतनी क्लैरिटी से ये बात बताई नहीं गई है। तो ये स्पेक्ट्रम और स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम इसको बदलना ही साधना का हेतु है, और ये इतना इम्प्रूव हो जाए कि फिर हम जैसे कि डायग्राम के अंदर है इस तरह फिर आगे की रेशियो वाला हमारे अंदर 3A 3B 3C का इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर बन जाए। तो ये साधना इस तरह में करनी है। जब पूरा इंटेंसिटी चार्ट का हम स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये किस तरह एनर्जी ये सब बनती है, और एनर्जी जब कुछ सेंसिटिविटी की एनर्जी इकट्ठी होती है तब वो कुंडलिनी शक्ति को जगाती है और वो सुषुम्ना के अंदर आती है। वो हमने इनर डिसिप्लिन के अंदर ये सब देखा था। This energy of sensitiveness is so highly inflammable that fire or heat is not even required to ignite it. तो ये सबसे खतरनाक जो है, ये वैसे तो इनर्शिया की एनर्जी सबसे खतरनाक है, पर ये सेंसिटिवनेस की एनर्जी भी इतनी खतरनाक है क्योंकि वो जो व्यक्ति के अंदर होती है, और 99% लोग जो है ये सेंसिटिवनेस की एनर्जी से ही जीते हैं। सेंसिटिविटी की एनर्जी तो बहुत बहुत कम लोगों के अंदर होती है। इवन साधकों के अंदर भी सेंसिटिवनेस की एनर्जी ज़्यादा काम करती होती है। इसलिए हम कहते हैं साधक पर छोटी छोटी बात में
गुस्सा आ जाता है, बुरा लगता है, झगड़ा कर लेते हैं। तो क्योंकि ये सेंसिटिवनेस की एनर्जी जो है वो विपुल मात्रा में पड़ी है और हमने इतना काम नहीं किया है उसके ऊपर, उसको एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी के अंदर ट्रांसफर करने का काम किया नहीं है। इसीलिए ये एनर्जी जो है वो हमारे अंदर बनी रहती है और बहुत इन्फ्लेमेबल एनर्जी है। कभी कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसी व्यक्ति वो जिसको कहे ना कि वो आ, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता है, ऐसी व्यक्ति ये होती है। और ये उसको ये एनर्जी ऐसी है कि उसको चालू होने के लिए कोई ज़्यादा हीट की या कोई और फायर की ज़रूरत नहीं होती है। वो तुरंत इग्नाइट हो जाती है। वो एनर्जी जलना चालू, थोड़ा सा बाहर कुछ आगे पीछे हो गया, किसी ने कुछ और कर दिया, तो ये तुरंत वो इग्नाइट हो जाती है और चालू हो जाती है। Whenever it burns in the human system, it burns so fiercely that tissues, nerve fibers and brain cells are greatly damaged and the individual is exhausted and irritability increases. We then can hear the woeful words of Arjuna and others. तो ये एनर्जी एकदम जब जागती है तो प्रचंडता से इतनी जागती है और वो जो हमारा बॉडी के जो टिश्यूज़ है, नर्व फाइबर्स है, ब्रेन सेल्स है, उसको सबको भारी नुकसान कर देती है। तो जैसे कि एक व्यक्ति को हम देखते हैं, कोई गुस्सा में आ गया और इतना ज़ोर से गुस्सा करता है, जितना ज़ोर से गुस्सा करेगा इतना उसके ये टिश्यूज़, नर्व फाइबर्स, ब्रेन सेल्स डैमेज होते जाते हैं। तो ये जो नेगेटिविटी हमारे अंदर जन्मती रहती है ये सेंसिटिवनेस के कारण, और वो हमें इतना नुकसान करता है और बाहर से कुछ पता नहीं चलता है। वो गुस्सा व्यक्ति कर लेते हैं, पर वो व्यक्ति जानती है कि जब ये ऐसा होता है तो वो एग्जॉस्ट हो जाती है, एकदम थक जाती है और उसके अंदर फिर इरिटेबिलिटी जो है, चीड़ जो है, वो हमेशा के लिए बनी रहती है और बढ़ती जाती है। तो फिर इसकी तो एक साइकिल हो जाती है कि फिर और कोई और छोटी बात हो गई तो फिर से गुस्सा किया, फिर और कुछ कारण मिल गया तो और गुस्सा किया। तो ये चीज़ एकदम और स्ट्रांग होती जाती है। सेंसिटिवनेस की एनर्जी अंदर स्ट्रांग होती जाती है और व्यक्ति का नेचर के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर ये सब घुस जाता है। फिर ऐसे व्यक्ति को बदलना, उसके अंदर बदलाव लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो फिर चाहे तो भी वो अपने आप को बदलाव लाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर ऐसे व्यक्ति जो है, जब ऐसा होता है तो फिर वो दुख से ऐसे वर्ड्स निकालते हैं, जैसे कि अर्जुन की स्थिति हो गई थी महाभारत के युद्ध के दौरान, निरुत्साही स्थिति। तो इस तरह की स्थिति हो जाती है और फिर दुखदायक दुख के शब्द उसके मुंह से निकल जाते हैं। तो ये एनर्जी से जितना बचा जा सके इतना हमें बचना चाहिए। और किस तरह हम एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी को डेवलप कर सके, यही हमारा ध्यान रहना चाहिए। सो द नॉर्मल एक्सपीरियंस ऑफ a disciple is that he tries hard to get out of his inertia or gravity and falls into the hellfire of the energy of sensitiveness and fails to control and is frustrated and is once again pulled back by his body and mind, inertia or gravity, and falls back to his old state. This keeps on happening and drives most disciples to desperation. It is all because there is no methodical approach. तो जो एक सामान्य साधक है उसका ये प्रयत्न रहता है कि ये एनर्जी ऑफ सेंसिटिवनेस को चेंज कर सके, इसलिए वो
बहुत बहुत मेहनत तो करता है, और एनर्जी ऑफ सेंसिटिवनेस की और जो इनर्शिया की एनर्जी है या ग्रेविटी की एनर्जी है, उसमें से वो बाहर निकलना तो चाहता है, पर वो फिर से उसके अंदर चला जाता है, और सेंसिटिवनेस की एनर्जी भी उसको पकड़ लेती है। तो इनर्शिया की एनर्जी और सेंसिटिवनेस की एनर्जी साधक दोनों मिलके साधक को नीचे खींचते रहते हैं, साधना ढंग से करने नहीं देते, प्रैक्टिस अच्छी तरह होती नहीं है, और व्यक्ति बार बार थोड़ी प्रैक्टिस करता है फिर छोड़ देता है, प्रैक्टिस करता है छोड़ देता है। इस तरह की एक स्थिति बन जाती है व्यक्ति के अंदर। तो वो पुरानी जो उसकी जो ओल्ड स्टेट है उसके अंदर ही ज़्यादातर रहता है। अब इसके लिए एक खास प्रयोग करना चाहिए। जिन लोगों के अंदर ज़्यादा ये इनर्शिया की एनर्जी है या सेंसिटिवनेस की एनर्जी है, तो उनको तो इसमें से निकलने के लिए सबसे अच्छा प्रयोग जो है वो कॉटन का है। तो कम से कम 1 से 4 ऐसे व्यक्ति को दोपहर को 1 से 4 का टाइम में ऐसे व्यक्ति को राइट नोस्ट्रियल बंद कर देना चाहिए। और अगर और ज़्यादा ये इनर्शिया वगैरह रहता है तो उन्होंने दूसरा जो प्रयोग पहले दिया था 12 to 3 and 4 to 7, तो वो प्रयोग भी कर सकते हैं। ये इनर्शिया की एनर्जी और सेंसिटिवनेस की एनर्जी को कम करने के लिए बहुत बहुत उपयोगी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसको न 3 स्टेप करने की इच्छा होती है न रिफाइनिंग करने की इच्छा होती है, तो फिर करेगा क्या, और फिर इसको किस तरह चेंज लाएंगे। तो वो इतना तो कर सकता है कि ये कॉटन जो है वो कुछ दिन रेगुलरली वो 1 to 4 में डालेगा, तो उसके अंदर ये इनर्शिया की एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी और फिर वो प्रैक्टिस में रेगुलर हो जाएगा। तो ये इतना तो व्यक्ति कर ही सकती है, और इसलिए ये कॉटन का प्रयोग जो है ऐसी व्यक्तियों के लिए काफ़ी उपयोगी है। दिस कीप्स ऑन हैपनिंग एंड ड्राइव्स मोस्ट डिसेबल्स टू डेस्पिरेशन। अब ऐसा जब होता है बार बार होता है तो व्यक्ति इतना निरुत्साही हो जाता है कि फिर वो साधना करना ही छोड़ देता है। कई लोग ऐसे, एक व्यक्ति तो मैं जानता हूँ, मुझे बार बार कुछ दिनों के अंदर वो ईमेल से वो लिखता रहता है कि मैं रिफाइनिंग करना इतना चाहता हूँ पर कर ही नहीं सकता हूँ। थोड़े दिन किया और फिर छूट जाती है, थोड़े दिन किया और छूट जाती है, फिर अभी छोड़ देता है, अभी नहीं मैं करता हूँ। तो ऐसे फिर एक डेस्परेट की स्थिति के अंदर साधक चला जाता है। तो वो बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों के लिए। पर ऐसे लोग भी अगर ये कॉटन का प्रयोग करेंगे तो उनको काफ़ी फायदा मिल सकता है। इट इज़ ऑल बिकॉज देर इज़ नो मेथोडिकल अप्रोच। यही है प्रॉब्लम है कि संसार में साधना की कमी नहीं है, बहुत सारी साधनाएं हैं, बहुत सारे गुरुओं हैं, बहुत सारे कुछ न कुछ बताते रहते हैं, पर मेथोडिकल इसके अंदर कितनी साधना है ये सवाल है। तो लोग तो जो सुनते हैं आजकल तो यूट्यूब पर बस सब सुनते रहते हैं, और किसी ने बताया कि ऐसा करो तो कोई प्राणायाम करने लगता है, कोई आसन करने लगता है, कोई ध्यान के बारे में बताता है तो कोई ध्यान करने लगता है, कोई जो है वो विचारों को देखने के बारे में, साक्षी भाव के बारे में कहता है तो कोई साक्षी भाव का प्रयत्न करता है। इस तरह ये सब जो है वो इस तरह का जो अप्रोच है तो वो मेथोडिकल नहीं होता है, इसलिए ये व्यक्ति कभी भी ऊपर आ नहीं सकते हैं। और ऐसी व्यक्ति बहुत जल्दी साधना छोड़ भी देते हैं और बदलते रहते हैं। आज ये साधना की, फिर कल और कुछ समझ में आया तो दूसरी साधना करने लगा, तीसरा लेक्चर सुना उसमें कोई और बात आ गई तो होगा कि चलो अभी एक भी करके देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी प्रोग्रेस कर नहीं सकती है। मेथोडिकल अप्रोच होना चाहिए। और ये टावरिया जी की सिस्टम में हम देखते हैं तो एकदम ग्रेजुअली सब कुछ उन्होंने दिया है कि भाई पहले रिफाइनिंग करो, सिर्फ 1-1 मिनट करो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो, 2 मिनट 3 मिनट करो, इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। 3 स्टेप पहले 5 मिनट से शुरू करके 1 घंटे तक पहुंचो, फिर आगे बढ़ो धीरे धीरे। इस तरह का जो मेथोडिकल अप्रोच होना चाहिए। टावरिया जी ने तो यहाँ तक कि 3 स्टेप किस तरह
2 साल के अंदर 8 घंटे में पहुंच सकते हैं, उसका भी उन्होंने तो टाइम टेबल इनर डिसिप्लिन में दिया हुआ है। और इसी तरह आहार का, फूड, तो भाई रात को खाना नहीं खाना है तो किस तरह क्या करेंगे कि भाई हम रात का भोजन छोड़ सकते, तो उसका भी टेबल दिया है। तो वो मेथोडिकल अप्रोच कहलाता है। तो इस तरह साधना करनी चाहिए। Re-educating the thinking instrument is the process set in to totally neutralize both the energies of sensitiveness and inertia or gravity of body and brain, and to create fully and forcefully the energy of sensitivity. तो ये जो सब प्रयत्न है, हम जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को री एजुकेट करने का जो प्रयत्न करते हैं, तो उसके अंदर यही चीज़ हम करते हैं कि ये जो एनर्जी के अंदर बदलाव लाते हैं, जो सेंसिटिवनेस की एनर्जी है उसको बदलाव लाते हैं, इनर्शिया की, ग्रेविटी की एनर्जी है उसको हम बदलाव लाते हैं और उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये दोनों एनर्जी जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, बिन असरकारक हो जाएगी, तो फिर वो इतना धमाल नहीं मचाएगी, इतना फिर हमारे अंदर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। तो ये जो है वो ये दोनों एनर्जी को इस तरह हमें न्यूट्रलाइज करनी है और एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी को हमें बढ़ाते जाना है, फुल्ली और फोर्सफुली उसको हमें डेवलप करना है। और वो री एजुकेटिंग थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट की प्रोसेस, मतलब कि दोनों चीज़ है। ये करने से री एजुकेटिंग ऑफ थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट भी होता है, और जितना री एजुकेटिंग थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसके साथ में ये एनर्जी के ऊपर भी उसकी असर होती है। तो वाइस वर्सा असर इसकी होती रहती है। वंस द ह्यूमन बॉडी एंड ब्रेन इज फिल्ड विद दिस एनर्जी, ए ट्रिमेंडस चेंज कम्स ओवर। ऑल ड्रिफ्ट स्टॉप्स, all brooding is over, all reactions to sensitiveness are over, and though the individual is much more vibrant than before, all sting and insults are taken out of all sharp and hurting incoming impulses. तो जब ये एनर्जी, सेंसिटिविटी की एनर्जी जब बढ़ती है व्यक्ति के अंदर, और तब व्यक्ति के अंदर एक ट्रिमेंडस चेंज आता है, वो व्यक्ति ही बदल जाती है। क्योंकि उसके अंदर इतना सत्वगुण हो गया, अब वो न झगड़ेगी, न कोई किसी के कोई खराब व्यवहार करेगी, न उसके अंदर वो ड्रिफ्ट, डे ड्रीमिंग और ब्रूडिंग वगैरह चलता, अंदर बकबक चलता रहेगा, दिमाग शांत रहेगा, उसका अंदर बकबक भी शांत हो जाएगी। ये सिर्फ चीज़ उसके अंदर होती रहेगी, ड्रिफ्ट शांत हो जाएगी, ब्रूडिंग कम हो जाएगा, इसका जो रिएक्शंस है वो अभी ख़त्म हो जाएंगे या एकदम कम हो जाएंगे। और इस व्यक्ति का जो पहले वाइब्रेशन का जो टोन था, तो सब प्रकार की जो उसके अंदर जो स्टिंग एंड इंसल्ट, तो कटुता और अपमान जो उसके अंदर पड़े, और उसके जो इनकमिंग इम्पल्स जो ऐसे आते हैं उसको हर्ट करते जाते हैं, नुकसान करते हैं, ऐसे व्यक्ति का वाइब्रेशन जो है अब वो भी सुधर जाएगा, और वो खुद भी महसूस करेगा कि अब उसका वाइब्रेशन पहले से, क्योंकि पहले जो वाइब्रेशन थे उसका बेस था एनर्जी ऑफ सेंसिटिवनेस और एनर्जी ऑफ इनर्शिया थी। अब जब उसके अंदर सेंसिटिविटी बढ़ गई तो उसके अपने वाइब्रेशन भी अपने आप में उसके चेंज हो जाएंगे। द बॉडी एंड ब्रेन टिश्यूज एंड नर्व फाइबर्स आर रीबिल्ट, and the vibrational tone of the body and brain changes, and due to this change, all incoming impulses that are not vibrating at such high vibrations of positive intensity cannot enter the body brain system, and no efforts are needed to eradicate the lower vibrations. तो जब सेंसिटिविटी की एनर्जी बढ़ती है तो उसके टिश्यूज और नर्व फाइबर्स जो है वो फिर से रीबिल्ट होते हैं, उसकी पुनर्रचना फिर से होती है, उसका वाइब्रेशनल टोन चेंज हो जाता है, अपर साइड का हो जाता है, और ये चेंज के कारण उसके अंदर जो इनकमिंग इम्पल्स उस प्रकार के वाइब्रेशन की पॉजिटिव इंटेंसिटी नहीं बना सकते,
वैसे इनकमिंग इम्पल्स बॉडी ब्रेन सिस्टम में अब दाखिल ही नहीं हो पाएंगे। तो जो व्यक्ति है उसके अंदर, जैसे हमने पहले बात की कि भाई व्यक्ति का स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम बदलता है, तो उसके अंदर अब लोअर टाइप के इनकमिंग इम्पल्स आ नहीं सकेंगे, उसके अंदर आएंगे हाई उच्च प्रकार के वाइब्रेशन इनकमिंग इम्पल्स आएंगे। तो ये चीज़ यहाँ होती है कि सेंसिटिविटी की एनर्जी बढ़ती है, उसके द्वारा उसका स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम बदलता है। अब जो उसको नुकसान करने वाले या गलत चीज़ वाले ये नहीं आएंगे, या जैसे कहे कि लोअर इंटेंसिटी बनाने वाले, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई व्यक्ति का रेशियो जब 2482 का होता है तो उसके अंदर ये लोअर टाइप की इंटेंसिटी ज़्यादा बनती है, इमोशन और सेक्स की एनर्जी इंटेंसिटी ज़्यादा बनती है। तो अब उसका रेशियो चेंज हो गया, मानो कि 5:1 हो गया, तो अब वो इमोशन और सेक्स के जो जिस तरह के जो इम्पल्सिस अंदर आते थे वो आना अभी बंद हो जाएगा। Once re-education is complete, the body rhythm and brain rhythms और resonance are established. तो जैसे ये री-एजुकेशन उसके अंदर हो जाता है, सेंसिटिविटी की एनर्जी बढ़ जाती है और ये दोनों बाकी की एनर्जी शांत हो जाती है, तो उसका री-एजुकेशन जो है ब्रेन का वो समझो कि कंप्लीट हो गया और उसकी बॉडी की रिदम और ब्रेन की रिदम जो है वो फिर से री एस्टैब्लिश हो जाती है। टू वर्क फ्रॉम वीकनेस टू सच स्ट्रेंथ, द स्टेप्स विल बी शोन इन द नेक्स्ट मीटिंग एज पर डायग्राम 1, 2 and 3A। तो जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करता जाएगा तो उसकी जो निर्बल स्थिति है उससे निकलकर वो एक स्ट्रॉन्ग स्थिति के अंदर वो आ जाएगा वो व्यक्ति। और वो किस तरह हो सकता है, इसके ऊपर किस तरह काम किया जाता है, उसके जो स्टेप्स क्या है वो पावरिया जी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर बताएंगे और वो डायग्राम के साथ में समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि भाई पहले इस तरह का रेशियो था तो उसके अंदर ये एनर्जी ज़्यादा थी, सेंसिटिवनेस इनर्शिया की एनर्जी ज़्यादा थी, अब रेशियो चेंज हो गया तो उसकी ये एनर्जी सेंसिटिविटी की एनर्जी बढ़ गई, अब रेशियो चेंज होगा इस तरह। और वही नेक्स्ट पैराग्राफ में वही कहते हैं, द हाई इमोशन एंड बेस सेक्स में माइनस इंटेंसिटीज विद इन द इंडिविजुअल इज depicted by the formula 2482 which are as high as 4000 and 8000 minus intensities of emotion and sex, creating volcanic eruptions or tidal waves of such intensities, which the low intellect intensity, even if it were positive 2000, cannot hold out, and normally it too is negative। तो यहाँ ये फॉर्मूला बताई दी है उन्होंने, और इसमें जैसे कि डायग्राम 1 का जो रेशियो है ये यहाँ बताया कि 4 केंद्र है, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सेक्स और मूविंग। तो चारों का जो रेशियो है उसकी जो बेसिक इंटेंसिटी है वो 2000, 4000, 8000 और 2000 है। इसमें से जब हम इमोशन और सेक्स की इंटेंसिटी की बात करते हैं तो उसकी जो मैक्सिमम जो हाईएस्ट एनर्जी है वो 4000 और 8000 है। यहाँ शॉर्ट में 2482 दिया है, हकीकत में ये है 2000, 4000, 8000, 2000। तो यहाँ 4000 और 8000 की जो उसकी व्यक्ति के अंदर जब ये मैक्सिमम ये इस तरह की इंटेंसिटी बनती है तो ये एक वॉल्केनिक इरप्शन का काम करती है। जैसे कोई ज्वालामुखी फटता है और कितना नुकसान होता है, इस तरह की ये 4000 और 8000 की माइनस इंटेंसिटी बन जाती है तो व्यक्ति के अंदर इस तरह की ये चीज़ बन जाती है। और उसके सपोर्ट में वो यहाँ जो पहला जो है मतलब 2000 इंटेलेक्चुअल का है, तो इंटेलेक्चुअल उसके अंदर पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा 2000 बनेगी तो वो भी काम नहीं आएगी। वो जो
इमोशन सेक्स की 4000 और 8000 बनी है, उसके सामने तो ये 2000 कुछ नहीं है, क्योंकि वो दोनों मिलके तो 12000 माइनस इंटेंसिटी बन गई, और इसके यहाँ सिर्फ 2000 पॉजिटिव एनर्जी है, वो पॉजिटिव इंटेंसिटी है, वो यहाँ उसको अटका नहीं सकती है। तो मतलब कि व्यक्ति का व्यवहार फिर जो है वो इमोशन और सेक्स बेस ही रहेगा, वो या जिसको कहे हम रजोगुण या तमोगुण वाला रहेगा। वो जो सत्वगुण उसके अंदर ज़्यादा बन नहीं रहा है, तो वो इसकी एनर्जी वो उसको कम नहीं कर सकते हैं, वो इंटेंसिटी उस तरह बनती रहती है। Whilst in diagram 3a, the high plus or positive intensities of intellect of 5000 is able to very easily to subdue even the minus intensities of emotion and sex, which are now according to formula 5:1, the maximum could be 2000 each only, and so the positive intellect will dominate even the negative emotion and sex centers, but now they too are positive. तो यहाँ दूसरी फॉर्मूला उन्होंने जो दी है उसके अंदर अब रेशियो ये चारों केंद्रों का चेंज हो जाता है, 5:1 हो जाता है। मतलब कि जो इंटेलेक्चुअल सेंटर है उसका 5000 हो गया, और उसके सामने ये जो इमोशन और सेक्स या जिसको हम रजोगुण और तमोगुण कहते हैं वो 2000 हो गए। मतलब कि एक और सत्वगुण का जो है 5000 ज़्यादा हो गया, दूसरी ओर जो है ये रजोगुण तमोगुण इमोशन और सेक्स का 2000 हो गया। तो अब जो हर चीज़ के अंदर ये सत्वगुण का प्राधान्य रहेगा, तो व्यक्ति कुछ भी करेगा, बोलेगा, करेगा, कुछ भी होगा वो सत्वगुण बेस होगा, और उसकी जो इंटेंसिटी भी बनेगी अब वो भी हाई होगी। और अब जो इमोशन और सेक्स भी चेंज हो गए, तो उसकी भी इंटेंसिटी जब पहले माइनस थी अब वो प्लस हो गई, तो वो 2000 प्लस में हो गए। तो कुल मिलाकर सब कुछ अब पॉजिटिवली हो रहा है, क्योंकि अब इमोशन और सेक्स उसको परेशान नहीं करता है वो व्यक्ति को, वो अब माइनस में से प्लस हो गए हैं, और अब वो इंटेलेक्चुअल सेंटर को सपोर्ट करेंगे। तो इमोशनल सेंटर और सेक्स सेंटर भी ये इंटेलेक्चुअल सेंटर को सपोर्ट करेंगे, तो हर चीज़ जो है फिर हार्मोनी में बनेगी। जैसे कि एक साथ में सब कोई निर्णय करता है और किस तरह चलता है, इस तरह का व्यवहार फिर हो जाएगा। With certain disciplines, these emotion and sex centers are changed from minus intensity to plus intensity. This is proper yoga and all else is meaningless jargon. तो कुछ ऐसी डिसिप्लिन या कुछ प्रैक्टिस हमें इस तरह की करनी चाहिए कि जिसके द्वारा हम इमोशन और सेक्स सेंटर की माइनस इंटेंसिटी को प्लस बना सकें। मतलब 2482 के बदले में हम 5:1 को एस्टेब्लिश कर सकें, और वही सच्चा योग है, उसको ही सच्चा योग कहेंगे। बाकी तो सब ये मीनिंगलेस जार्गन है, मतलब शब्द जाल है। व्यक्ति खाली बातें करता रहेगा, शब्द जाल फेंकता रहेगा, हकीकत में कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पेपर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीक के बाद में दूसरे वीक में हम दूसरा जो पेपर है वो चालू करेंगे। तो 2-3 मिनट है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी बोलो। हाँ सर, आपने जो बोला कि वो नेगेटिव हमारे अंदर वो थॉट्स या वो आ जाता है जब इनर्शिया जैसा हो जाता है, तो शरीर और मन दोनों एकदम जड़ता अनुभव करता है। तो उसमें से निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मतलब तुरंत ही उसकी असर होगी या फिर बहुत दिनों तक करना पड़ेगा कुछ उसके? नहीं, इसके लिए तो मैंने शॉर्टकट में पहले यही प्रयोग दिया ना कि भाई आप कॉटन तो डाल सकते हो ना, तो कॉटन का तो प्रयोग आप कर सकते हो, तो ये तो करो। इनर्शिया की स्थिति आ गई, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, पर कॉटन तो डाल सकते हैं, उसमें तो क्या कुछ करना है। तो 1 बजे या हाँ 1 बजे राइट नोस्ट्रल को बंद कर दो,
4 बजे तक बंद रखो, तो 2-3 दिन के अंदर ही चेंज आ जाएगा, इनर्शिया कम होती जाएगी और फिर साधना करने का उत्साह फिर से आ जाएगा। बराबर। बराबर। वैसे जैसे कभी कोई घटना भी अगर हो जाती है, हाँ, छोटी मोटी, हाँ, तो तुरंत हमारा थॉट्स जो है वो नेगेटिव साइड जाता है, हमें पता भी चलता है कि ये ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, फिर भी उस नेगेटिव साइड ही नहीं, क्योंकि चला हमारे जाता है। अंदर अभी भी सेंसिटिवनेस की एनर्जी इतनी पड़ी है कि वो इस तरह का ये बिहेवियर कराती है। जो छोटी बात में हम तुरंत बुरा मान जाते हैं, उसका कारण यही है कि अभी सेंसिटिवनेस की एनर्जी अभी इतनी सारी पड़ी है, और इसके लिए ही रेगुलरली हमें ये कॉटन का प्रयोग करना चाहिए, बहुत लंबे समय तक। इवन सालों तक भी आप कर सकते हैं ये कॉटन का प्रयोग। रेगुलर निरंतर सालों तक करो तो धीरे धीरे करके सेंसिटिवनेस की एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, ठीक है।